तब हमें यहाँ पर एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हुए होते हैं और हमारा एमसी जू हियन एक सांप के साथ लड़ रहा होता है। तब वो सांप उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो उससे बचने की कोशिश करने लगता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर वो सांप अपने मुंह से उसकी तलवार को पकड़ लेता है, जिस वजह से जू हियंग उसके मुंह से तलवार को बाहर निकाल के उसके दांतों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। पर उस सांप के ऊपर उसके हमले का कोई असर नहीं होता, जिस वजह से जू हियंग फिर से थोड़ा दूर जाके उस सांप के ऊपर हमला कर देता है। तब उस सांप को भी एहसास हो जाता है कि जू हियन किसी तरह की पावर का इस्तेमाल कर रहा है, जिस वजह से वो उसके ऊपर डायरेक्ट हमला करने की जगह उसे पूंछ से दूर फेंक देता है, जिससे कि जू हियंग जख्मी हो जाते हैं और फिर से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तब जू हियन उसके हमले से बच जाते हैं और वो सांप दीवार के अंदर फंस गया होता है, जिस वजह से जू हियन फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस सांप के सिर के ऊपर हमला कर देते हैं और उसके अंदर अपनी तलवार को घुसा के लाइटनिंग को पास करने की कोशिश करने लगता है। पर उसकी तलवार टूट जाती है और वो हवा में उड़ जाता है, जिस बात का फायदा उठाकर वो सांप उसकी एक लात को अपने मुंह में डाल लेता है। पर जू हियन अभी भी हार नहीं मानता और उसकी आंख के अंदर टूटी हुई तलवार को घुसाने लगता है, जिससे कि उस सांप को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जू हियन को उड़ा के उसकी दोनों टांगों को मुंह में डाल लेता है और उसे जमीन पे मार के उसे खाने की कोशिश करने लगता है। तब जू हियन ऐसे मरने से मना कर रहा होता है और उस बंदे ताई जून को गालियां देने लगता है, जिसने उसे वहाँ पर भेजा होता है। तब हमें इस मिशन से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताई जून ने जू हियन को एक टीम के साथ इस मिशन पर भेजा होता है और उसे रिवॉर्ड देने का भी वादा किया होता है। पर इस मिशन में उसकी सारी की सारी टीम मर गई होती है और अब वो भी मरने की कगार पर पहुंच गया होता है, पर वो इस तरह मरने से मना कर देता है। और हम देखते हैं जैसे ही वो सांप उसके ऊपर हमला करता है वैसे उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि वहाँ का टाइम रुक गया है। आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? ओए, क्या तुम मेरी वॉइस को सुन सकते हो? मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ और वैसे भी तुम वो पहली रैलिक नहीं हो जो कि बोल सकती है और मुझे नहीं पता कि तुम किस गॉड के रैली को, पर अगर तुम सच में यहाँ पर हो तो इस सांप को ठिकाने लगा दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस सिचुएशन में यहाँ से भाग सकती हो? देखो, तुम तो 2 हिस्सों में बट चुके हो और तुम्हें तो इसका एहसास भी नहीं है। और वैसे भी अगर मैं इस सांप को ठिकाने लगा भी दूंगी तो भी क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे? आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब तक इस तरह जिंदा रहोगे? तो अब समझ जाओ कि ये तुम्हारी सबसे ज्यादा वर्स्ट एंडिंग है। वैसे मुझे इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम जैसा टैलेंटेड पर्सन गलत एरा में पैदा होके सफर कर रहा है और अब तुम बिना अपनी लिटिल ट्रिक्स को यूज किए भी मरने वाले हो। अपनी बकवास बंद करो क्योंकि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो और वैसे भी मैं इस तरह जीना नहीं चाहता था। ये सब कुछ तो उस ताइजून की वजह से हुआ है, तो इसलिए मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे मार के रहूंगा। तुम्हारी बातें सच में बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, जिस वजह से तुम्हारे जैसे टैलेंट को यहाँ पर मरने देना बहुत ज्यादा बेकार बात होगी। तो जू हियन को वहाँ पर एक रोशनी दिखाई देने लगती है जिसमें से एक क्रो वहाँ पर आ जाता है। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, तो इसलिए जाओ और ट्रू किंग के सिंहासन को हासिल कर लो और मैं ये देखूंगी कि तुम ऐसा कर सकते हो या नहीं। तब वो क्रो जू हियन के ऊपर एक लाइटनिंग फेंक देती है, जिससे कि जू हियन का कटा हुआ हिस्सा वापस आ जाता है और वो एक अलग जगह पर पहुंच जाता है, पर उसे इस बात का एहसास नहीं होता है। ये कितना ज्यादा अजीब था। अगर एक ईगल मेरी हेल्प कर रहा होता मैं तब भी मानता, पर मेरी हेल्प तो एक क्रो ने की है। पर फिर भी ये सब कुछ ऐसा लग रहा था कि ये एक हीरो ग्रेड रैलिक है या फिर शायद गॉड लेवल रैलिक है। पर एक मिनट रुको, मेरी लेग्स तो वापस आ गई हैं और मैं जिंदा भी हूँ। तो जू हियन देखता है कि वो पुलिस स्टेशन में है और हम देखते हैं कि एक लेडी उसके ऊपर इल्जाम लगा रही होती है, जिस वजह से पुलिस वालों ने उसे इंटेरोगेशन के लिए बुलाया होता है। तब पुलिस वाला जू हियन से उसका नाम पूछने लगता है, पर जू हियन को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि क्या वो सपना देख रहा है या फिर हेलुसिनेट कर रहा है। और पुलिस वाले इस चीज से परेशान होते हैं कि वो 2025 के न्यू ईयर पर भी घर वापस नहीं जा पा रहे हैं। तब जू हियन ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वो 2025 में पहुंच गया है, जो कि उसकी करंट लाइफ से 15 साल पहले था और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि वो सच में टाइम में वापस आ गया है, जिस वजह से वो क्रो की बातों को याद करके खुश होने लगता है। तब उस पर इल्जाम लगाने वाली लेडी उसके हंसने का काया पूछने लगती है और जू हियन को उसके बेटे को देखकर याद आता है कि 15 साल पहले उस लड़के ने उसके साथ फाइट स्टार्ट की थी, जिस वजह से उसने उस लड़के को धक्का दिया था और उसकी वजह से वो और उसकी मॉम उसे पुलिस स्टेशन ले आए थे, जिस वजह से जू हियन सोचने लगता है कि आखिरकार उसने 15 साल पहले इसे कैसे सॉल्व किया था। और तब उसे याद आता है कि उसने उस लेडी के कहने पर अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी थी, क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो जू हियन उस लेडी की कोई बात नहीं सुन रहा होता, जिस वजह से उस लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो जू हियन को थप्पड़ मारने लगती है, पर जू हियन उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिससे कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जरा शांत हो जाओ लेडी, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेटे ने ही इस लड़ाई को स्टार्ट किया था और तुम्हें नहीं लगता कि जिस सेटलमेंट की तुम बात कर रही हो वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लोगों का कहना है कि वेल्थी लोग बहुत ज्यादा बेकार होते हैं और तुम ये चीज प्रूव कर रही हो। तो ये सुनकर उस लेडी के बेटे को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो जू हियन के ऊपर हमला कर देते हैं, पर जू हियन उसे हिप उठाकर जमीन पे पटक देता है। मेरी बॉडी तो बहुत ज्यादा लाइट फील कर रही है, क्या ये इस वजह
से है कि जो रैलिक की वजह से सिकनेस होती है वो मुझे अभी नहीं हुई है, या फिर ये इस वजह से है कि जो मैंने 15 सालों से कॉम्बैट स्किल्स इकट्ठी की हैं वो अभी भी मेरे अंदर ही हैं। ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। तो वो लड़का जू हियॉन को कहने लगता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, और हम देखते हैं ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में होता है और पुलिस वाले उसे सलाखों में बंद कर देते हैं और उस लड़के की माँ केस वापस लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। चाहे ये कुछ भी कह ले, पर अब कुछ भी मैटर नहीं करने वाला है, क्योंकि जब एक बार रैलिक्स आ जाएंगे तो ये पूरी की पूरी दुनिया लॉलेस वेस्टलैंड बन जाएगी। 2025 में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स ने पूरे प्लेनेट को हिला डाला था और जगह जगह टॉम्स आ गए थे जिनके अंदर वो रैलिक्स थे जिनके बारे में हमने मिथ्स, लेजेंड्स, फेरी टेल्स और पॉपुलर फिक्शन में ही सुना था। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिन स्टोरीज को सालों साल याद रखा जाता है उनके अंदर पावर होती है, जिस वजह से जिसे भी वो रैलिक्स मिले उसके अंदर एबिलिटीज आ गई और लोग अपने खुद के रैलिक्स को ढूंढने के लिए टॉम्स के अंदर चले गए। मैं भी रैलिक को ढूंढने गया था और मेरा जैकपॉट लगने की वजह से मुझे आर्कियोलॉजिस्ट रैलिक मिला, जिस वजह से मुझे टॉम्स और रैलिक्स की नॉलेज मिली और मुझे लगा कि मैं अपनी बेकार सी लाइफ को चेंज कर पाऊंगा। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया क्योंकि TKBM नाम की कंपनी ने सारे टॉम्स के ऊपर कब्जा कर लिया, जिस वजह से किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। और इस कंपनी का बॉस और कोई नहीं बल्कि ताइजून ही था, जिस वजह से वही एक लौता ऐसा पर्सन बन गया था जो कि टॉम्स से रैलिक्स को निकाल सकता था। तब मेरी आर्कियोलॉजिस्ट की एबिलिटीज को भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया, जिस वजह से TKBM ने मुझे चुन लिया और मैंने ताइजून के हर तरह के डर्टी काम को हैंडल किया, जिसमें स्मगलिंग, थेफ्ट, स्पाइंग और टॉम रेडिंग भी शामिल था। मैंने उन टॉम्स को भी लूटा जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा था और उसके बाद रैलिक्स को स्मगल किया और इसी वजह से ताइजून अमीर बन गया। पर किसी को भी ये पसंद नहीं था। मैंने ताइजून का डॉग बनना डिसाइड किया और हर एक इंसल्ट और ह्यूमिलेशन को सहता रहा, पर अंत में वो एक ट्रैप निकला जिससे कि मैं मौत की कगार पर पहुंच गया। पर अब मैं वापस आ गया हूँ और जब एक बार रैलिक्स आ जाएंगे तो यहाँ पर कोई लॉ नहीं बचेगा, जिस वजह से अच्छी बात है कि मैं लड़ सकता हूँ। पर इतना काफी नहीं है क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिससे कि मैं टॉम्स की खुदाई को स्टार्ट कर सकूं। तो जू हियॉन के इतना कहते ही उसके सामने कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जहाँ पर टॉम रेडर जू हियॉन लिखा होता है, पर उसे लग रहा होता है कि उसके दिमाग पर कोई असर हुआ है। तो वहाँ पर एक और चीज लिखी हुई आ जाती है कि वो एक ऐसा थीफ है जो कि शोवर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। और जू हियॉन को ये देखकर यकीन आ जाता है कि ये काम रैलिक्स का ही है। तो जू हियॉन चीखते हुए उस क्रो को सामने आने के लिए कहते हैं, पर तभी उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि उसका स्पाई रैंक F है और वो अपनी स्किल से 1 मीटर के अंदर अंदर सब कुछ डिटेक्ट कर सकता है। तो जू हियॉन उस स्क्रीन को मुक्का मारता है और कहने लगता है कि क्या अब उसकी जिंदगी एक गेम बन गई है। पर तभी उसके सामने एक और न्यू स्क्रीन आ जाती है जिस पर उसे एक क्वेस्ट मिलता है और उसे टॉम रेडर की चारों स्किल्स को अनलॉक करने के लिए कहा जाता है ताकि वो उन हिडन स्किल्स की मदद से फुल फ्लेज टॉम रेडर बन सके। तब एक पुलिस वाला वहाँ पर आकर जू हियॉन को शांत रहने के लिए कहता है और उससे जू हियॉन को एहसास हो जाता है कि उस स्क्रीन को उसके अलावा कोई नहीं देख सकता है और वो ये भी नोटिस करता है कि वो अपने पुराने रैलिक की एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता है, जिस वजह से वो 1 मीटर के रेडियस में कुछ भी देख सकता है। तो जू हियॉन सोचने लगता है कि अगर उसे क्वेस्ट आया है और उनमें से एक पावर उसके पास है तो उसे 3 और रैलिक्स को ढूंढना पड़ेगा। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्रो उससे चाहती क्या है, क्योंकि जितना उसे पता है उसके अकॉर्डिंग तो रैलिक्स ह्यूमंस की मदद नहीं करते हैं। तब एक पर्सन ग्योनवू जू हियॉन को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवाने आ जाता है, जिस वजह से जू हियॉन उसका शुक्रिया अदा करने लगता है और ग्योनवू को यकीन नहीं आ रहा होता कि जू हियॉन उसे थैंक यू कह रहा है। और हमें पता चलता है कि ग्योनवू एक डिटेक्टिव होता है जिसने जू हियॉन की तब देखभाल की होती है जब उसके पास कोई भी नहीं था। तब वो दोनों साथ में जाने लगते हैं और जू हियॉन ग्योनवू से पूछने लगता है कि क्या सुपर पावर के रिलेटेड कोई रिपोर्ट आई है, जिस वजह से ग्योनवू को लगने लगता है कि जू हियॉन बहकी बातें कर रहा है। और ये सुनकर जू हियॉन को यकीन आ जाता है कि अभी रैलिक्स यूजर्स अपीयर नहीं हुए हैं। तब ग्योनवू जू हियॉन को घर वापस जाने के लिए कहता है। टॉम्स अलग अलग जगह पर आ तो गए हैं पर रैलिक यूजर्स अभी भी सामने नहीं आए हैं, जिस वजह से ये मूव चलने का सही टाइम है। पर प्रॉब्लम तो ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। सबसे पहले रैलिक यूरोप और अमेरिका में आए थे, जिस वजह से मुझे वहाँ जाने के लिए पैसे चाहिए। तब जू हियॉन जैसे ही एक गली के अंदर जाता है वैसे ही वहाँ पर कुछ गुंडे उसका इंतजार कर रहे होते हैं और एक बंदा उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो काम करने की जगह इधर उधर क्यों घूम रहा है। पर उन्हें देखकर जू हियॉन खुश हो जाता है क्योंकि उसके कैश का बंदोबस्त हो गया होता है। इसका नाम पाक है, जो कि पहले एक चोर था पर अब ये लोकल गुंडा बन गया है और साथ में आर्ट ब्रोकर भी है क्योंकि ये अपनी बड़ी बहन के साथ छोटी सी गैलरी चलाता है। जब मैं स्कूल में था तब मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो इसलिए मैंने इनके लिए पार्ट टाइम काम किया था और इनकी बेकार सी पे के लिए कुत्तों की तरह काम भी किया था और इनके पंचेस भी खाए थे। तब पाक का एक साथी जू हियॉन के पास आ जाता है और चुप रहने के लिए उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर जू हियॉन उल्टा उसी के थप्पड़ लगा देता है और उसे मुक्का मार के दूर पटक देता है। तो जू हियॉन उन लोगों को भागने के लिए कहता है और साथ ही साथ उनके बॉसेस को ये भी बताने के लिए कहता है
है कि उसने रिजाइन दे दिया है, जिस वजह से उसे उसकी पे चाहिए। तब पाक और उसके दोस्त ये सुन के हंसने लगते हैं और पाक उसके ऊपर हमला कर देता है, पर जू हियन उसे मुक्का मार के हवा में उड़ा देता है और लात मार के उसके मुंह पर एक जोरदार घुटना मारता है। तो ये देखकर पाक के साथी चौंक जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इकट्ठे मिलकर उसके ऊपर हमला करेंगे, पर जू हियन उन्हें एक एक करके धोना स्टार्ट कर देता है। तब उन गुंडों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और जू हियन को एहसास हो जाता है कि चाहे उसके पास 15 साल की स्किल्स हैं, पर उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है, जिस वजह से वो उस लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए उन गुंडों को उकसाने लगता है। तब पाक को गुस्सा चढ़ जाता है, जिस वजह से वो एक चाकू को बाहर निकाल लेता है और उसका साथी उसे ऐसा करने से मना करने लगता है, क्योंकि अगर जू हियन जख्मी हो गया तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर पाक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। रुको जरा, जो इसके हाथ में नाइफ है वो तो एक रैलिक है, आखिरकार इसके जैसे बेकार से पर्सन के पास ये रैलिक आया कैसे? पर ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि कुछ रैलिक्स टॉम्ब से निकलकर ह्यूमन सोसाइटी में छुप के रह रहे हैं। पर अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो इसके पास रैलिक है वो मेरा होने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड